गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राजेश बड़ारिया और कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारी सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पहले हमने कंप्यूटर नेटवर्क ख़त्म कर दी है और इसके बाद हमने DBMS जो सब्जेक्ट है वो पूरी कर दी है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो हम कर रहे हैं सेट एग्ज़ाम और UGC नेट एग्ज़ाम की तैयारी, जिसके अंतर्गत हमारा आज 14th डे है। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम टर्म सभी ने सुन रखा होगा, है ना। OS, क्योंकि सभी टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो वेरी ये इम्पोर्टेंट टर्म है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, ये जो हम कोई भी एप्लीकेशन करते हैं कंप्यूटर के अंदर, हम कोई भी काम करते हैं और जो हार्डवेयर रिस्पॉन्स देता है, उन दोनों के बीच के अंदर ये इंटरफेस की तरह काम करता है। कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आप एग्जाम डायग्राम से समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए ये आपका हार्डवेयर है और टॉप ऑफ द हार्डवेयर आपके क्या रन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्या वर्क करती है? आपके बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस। मान लीजिए कोई एप्लीकेशन 1 है, जैसे MS वर्ड है, यहाँ पे कोई और एप्लीकेशन चल रही है, मान लीजिए ब्राउज़र ओपन है, यहाँ पे कोई एप्लीकेशन और चल रही है, मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई म्यूज़िक चला रखा है, ठीक है। और यहाँ कौन है? ये आप है, यूज़र। आप मल्टीपल एप्लीकेशंस के ऊपर एक साथ वर्क कर रहे हैं। ओके, एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो ये सारी फंक्शनलिटी कौन प्रोवाइड करता है आपको? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हो आप यूज़र। ओके, ये यूज़र, ये है एप्लीकेशंस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम और ये हार्डवेयर, ठीक है ना। तो अपने कंप्यूटर के अंदर बेसिकली मेन जो वर्क रहता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का रहता है। तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, इट एक्ट एज अ, इट मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस की तरह वर्क करता है। कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं कि सब वर्क क्या क्या है इसके, किस तरीके से करता है। तो देखिए क्या क्या वर्क है इसके। वर्क ऑफ ऑपरेशन, अभी मैं शुरुआत के अंदर आपको थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ। ओके, और चलिए क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी को मैनेज करना, मेमोरी मैनेजमेंट। फिर क्या हो जाएगा आपका? डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट। फिर क्या हो जाएगा? प्रोसेस मैनेजमेंट। सब हम चलेंगे 1 by 1, है ना। प्रोसेस मैनेजमेंट, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें समझ में आती रहेगी। रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। इस तरीके से बहुत सारे वर्क है। जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है वो मैंने यहाँ पे लिखे शो ऑन करके। बहुत सारे वर्क होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के जो हमारे कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किए जाते हैं। तो फिर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम देखते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस तरीके के। देखिए ये जो भी मैं शुरुआती बना रहा हूँ 5-10 मिनट की क्लास है, वो आपके बेसिक क्लास है, बिल्कुल कंप्यूटर फंडामेंटल की। ओके, तो मैं मान के चल रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपने कर रखी है, क्योंकि हम UGC नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये कंप्यूटर फंडामेंटल वाले क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, है ना। तो हमें थोड़ा सा अपना लेवल ग्रो अप करना पड़ेगा और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वहाँ पे ज़्यादा हमें फोकस करना पड़ेगा, जहाँ से ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या टाइप है, वैसे अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग कैटेगरीज कर रखा है, फिर भी मैं लेके आया हूँ आपके लिए बेस्ड ऑन वर्क। वर्क के आधार पर क्या क्या है देखिए। बेच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बेच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बेचेस के अंदर जॉब को एग्जीक्यूट करना। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर थर्ड देखिए मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको मल्टी टास्किंग भी बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो आप? टाइम शेयरिंग, टाइम शेयरिंग।
फिर क्या हो जाएगा हमारे पास मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके भी दो पार्ट है, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर क्या हो जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, फिर देखिए ये जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम देखे किस के आधार के ऊपर है, वर्क के आधार पर, बेज प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, रियल टाइम, डिस्ट्रीब्यूटेड। सर और भी कैटेगरीज है क्या? हाँ है, बेस्ड ऑन यूज़र इंटरफेस, यूज़र के इंटरफेस के आधार पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम को कैटेगराइज कर रखा है। कौन कौन से? एक हो गया आपका कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस, और दूसरा क्या हो गया आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। फिर थर्ड जो कैटेगरी हम दे रखी है वो है बेस्ड ऑन वर्क, बेस्ड ऑन वर्क। यहाँ कौन कौन से सर? यहाँ है आपके सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पर सिंगल यूज़र ही वर्क कर सकते हैं, और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मल्टीपल यूज़र अलग अलग टर्मिनल्स बना के सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो देखिए ये जो पार्ट अभी मैंने लिखवाया है ना, वो सारा आपका बेसिक फंडामेंटल का पार्ट है ना, बेसिक फंडामेंटल के अंदर हम जो ओएस पढ़ते हैं ना उसका पार्ट है। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने मेरी जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाली प्लेलिस्ट है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेलिस्ट, उसके अंदर मैंने इन सब को 1 बाय 1 करके डिटेल में पढ़ा रखा है। तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, वहाँ से यहाँ तक पार्ट आप कंप्लीट कर लीजिए, है ना। चलिए अब हम चलते हैं हमारे सेट एग्ज़ाम, नेट एग्ज़ाम के हिसाब से हमें क्या क्या चीज़ें आगे और पढ़नी चाहिए। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस। क्या? प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस क्या होता है सर? प्रोसेस तो प्रोसेस होता है जॉब वर्क। हाँ, प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन के अंदर हो। देखिए प्रोग्राम जब तक सेकेंडरी मेमोरी के अंदर रहेगा तब तक तो उसे हम प्रोग्राम बोलेंगे, और जब उसको लोड करके सेकेंडरी मेमोरी से रैम या मेन मेमोरी के अंदर लोड कर दिया जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? प्रोसेस बन जाएगा। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन आप लिख सकते हो, अ प्रोग्राम in execution, a program in execution is called process। प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन के अंदर है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोसेस बोलेंगे। अब हम इसकी थोड़ी सी वर्किंग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे किस तरीके से, यहाँ देखिए मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। या मैं थोड़ा डायग्राम की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे क्या होगी चीज़ें आपके थोड़ी ज़्यादा क्लियर होगी। ओके। तो मेरे ख्याल से आप सभी जने जो क्वेश्चंस वीडियोस के नीचे आ रहे हैं उनको अच्छे सोल्व कर रहे होंगे, और उससे आपको पता चल रखा होगा कितना क्या आपको सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, ये है हमारी मेन मेमोरी, और यहाँ पे मान लीजिए कोई आपके इंस्ट्रक्शन रखा हुआ है, वो है a.exe। ठीक है ना, मान गए ना। यहाँ पे कोई कोड लिखा हुआ है I1 I2 I3 इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं ना, int a = 5, फिर a b = a+b या 5+b, है ना, इस तरीके से कोई कोड लिखा हुआ है। तो जब भी ये प्रोग्राम आपके मेन मेमोरी के अंदर क्या किया जाएगा? लोड किया जाएगा। क्या किया जाएगा? लोड किया जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोसेस। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोसेस। इसको क्या बोलेंगे हम? प्रोसेस। इसको हम बोलेंगे प्रोसेस। ओके, तो प्रोसेस भी जब आपका मेन मेमोरी के अंदर आता है ना, तो उसके भी अलग अलग सेक्शंस होते हैं। फिर तो देखिए किस तरीके से क्या होता है, आपका जो प्रोसेस जब मेन मेमोरी के अंदर लोड होता है तो कुछ अलग अलग तरीके से डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके अंदर। तो उसके अंदर कुछ अलग अलग सेक्शंस होते हैं। तो ध्यान रखिए यहाँ से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जो लास्ट वाला सेक्शन है वो है हमारा टेक्स्ट सेक्शन। ये मैं डायग्राम किसका बना रहा हूँ? इस प्रोसेस का बना रहा हूँ।
जो प्रोसेस आपका मेन मेमोरी के अंदर लोड हुआ है उसका मैं डायग्राम बना रहा हूँ इस तरीके से। ओके, फिर इससे ऊपर होता है आपका डेटा सेक्शन, टेक्स्ट सेक्शन और डेटा सेक्शन। फिर यहाँ पे जो आपका होता है हीप, क्या होता है हीप इस तरीके से क्या करता है, ग्रो करता है। और यहाँ होता है आपका स्टैक, क्या होता है इस तरीके से ये ग्रो करता है ना। अब यहाँ से सर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, यहाँ से सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि भाई डेटा सेक्शन, टेक्स्ट सेक्शन, हीप और स्टैक के 4 ऑप्शन होते हैं, इनमें से एक आपको अलग दे दिया जाएगा कि पूछा जाएगा कि प्रोसेस के अंदर ये होते हैं या नहीं। फिर और पूछा जाता है, देखिए यहाँ से डेटा सेक्शन के अंदर क्या होता है, तो देखिए डेटा सेक्शन के होते हैं आपके अंदर ग्लोबल वेरिएबल, जीवी लिख रहा हूँ ना, ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल को स्टोर किया जाता है। ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल को स्टोर किया जाता है। उम्मीद है ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल आपको पता होगा, सी आपने पढ़ रखी होगी। सर टेक्स्ट सेक्शन के अंदर क्या स्टोर किया जाता है, यहाँ पे आपके इंस्ट्रक्शन कोड, इंस्ट्रक्शन के कोड एग्जीक्यूट किए जाते हैं। यहाँ से जो कोड है वो जब एग्जीक्यूट होता ओके इधर आते हैं प्रोसेस में, तो वो इस जगह स्टोर किए जाते हैं। सर हीप का क्या काम है, हीप का काम है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। अगर आपको मेमोरी डायनामिकली एलोकेट करनी है तो ये काम कौन करता है, आपका हीप करता है। सर स्टैक का क्या काम है, टेम्परेरी एलोकेशन ऑफ मेमोरी, टेम्परेरी डेटा जो भी स्टोर रहते कहाँ रहते हैं, स्टैक के अंदर रहते हैं। जैसे सर फंक्शन, फिर उसके पैरामीटर, फंक्शन हो गया, पैरामीटर हो गया, रिटर्न एड्रेस हो गया, लोकल वेरिएबल हो गया, ये सारे के सारे कहाँ स्टोर होते हैं, स्टैक के अंदर। तो क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल कहाँ स्टोर रहते हैं, ध्यान रखना डेटा सेक्शंस के अंदर। ओके, तो ये चीज़ हमने क्या देखी कि भाई जो प्रोग्राम है जब वो प्रोसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, हमारा सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी के अंदर आ जाता है, तो फिर क्या क्या होता है, किस तरीके से आपके सेक्शंस बनते हैं, उसके अंदर क्या क्या रहता है, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा सा दिमाग के अंदर रखिए प्रोसेस के बारे में। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर होती जाएगी। खैर हम यहाँ क्रैश कोर्स कर रहे हैं। ओके, तो कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज भी कर सकते हो मेरे को। और बाकी जो टेस्ट सीरीज आप अटेंड कर रहे हो उससे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और जो आपका प्यार है इसी तरीके से बनाए रखना। वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिए यार, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दो प्लीज़, शेयर कर दो, है ना। नेक्स्ट इसी के अंदर हम देखेंगे कि भाई प्रोसेसेस के साथ एक चीज़ और रहती है, वो रहता है आपका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, इसे मैं क्या बोलता हूँ, पीसीबी भी बोलता हूँ। सर ये क्या होता है, ये जैसे देखिए मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपके बहुत सारे प्रोसेस है, उसकी प्रोसेस आईडी है, और यहाँ पे उसके साथ रहता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो प्रोसेस की आईडी मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, और इसके साथ क्या रहेगा, आपके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के रहेंगे, पॉइंटर रहेंगे, लिंक रहेंगे। तो मान लीजिए फर्स्ट है, उसका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कुछ इस तरीके से रहेगा, PCB1 बोलेंगे, और यहाँ पे इस फर्स्ट जो प्रोसेस उसका डेटा रहेगा। फिर जो सेकेंड PCB है उसका, जो सेकेंड आपका प्रोसेस है उसका PCB इस तरीके से कुछ बना रहेगा, ये हो गया PCB2। इस तरीके से जितने भी आपके प्रोसेस रहेंगे उन सब के क्या रहेंगे, यहाँ पे PCB बने हुए रहेंगे, क्या रहेंगे, PCB बने हुए रहेंगे। सर इन PCB के अंदर रहता क्या है, PCB के अंदर क्या रहता है, प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन रहती है सारी। जैसे प्रोसेस की आईडी, भाई हर एक प्रोसेस की यूनिक आईडी है, जिससे क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। फिर क्या रहेगा सर, प्रोसेस की स्टेट, अभी हम पढ़ने वाले प्रोसेस स्टेट है ना। फिर क्या रहेगा, प्रोग्राम काउंटर। सर प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर प्रोग्राम काउंटर के अंदर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी हमें एग्जीक्यूट करना होता है उसका हम एड्रेस रखते हैं। CPU रजिस्टर, तो इसको हम और डिटेल के अंदर COA के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिफ्थ क्या है, CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। और 6 क्या रहेगा, IO स्टेट्स,
IO स्टेट्स, और ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, पर जनरली ये चीज़ें रहती है। अब ये काम कहाँ आती है, जब भी प्रोसेस के अंदर आपके प्रिम्पशन होता है। सब प्रिम्पशन क्या होता है अभी मैं आगे चल के बताने वाला हूँ। एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के अंदर जब CPU जंप करता है, उस केस के अंदर जो आपका जिस प्रोसेस के ऊपर या जिस काम के ऊपर आप वर्क कर रहे हो, वो डेटा सारा इस PCB के अंदर स्टोर रहता है, ताकि जब भी आप दूसरे काम से वापस फर्स्ट काम के ऊपर स्विच करोगे तो डेटा पता रहेगा कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या क्या काम हो चुका है और आगे से कौन से काम मुझे स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि हर काम मुझे शुरू से शुरुआत करनी पड़े। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे तब आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होगी। अभी हाल फिलहाल ध्यान रखिए प्रोसेस क्या होता है और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, चलिए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की आपको फुल फॉर्म ध्यान रखनी है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं प्रोसेस स्टेट्स। क्या पढ़ने वाले हम प्रोसेस स्टेट्स पढ़ने वाले हैं। प्रोसेस स्टेट्स, तो देखिए प्रोसेस स्टेट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से तो मतलब आप देख लिया, अगर आपने IE एग्ज़ाम दिया हो, अगर आपने प्रोग्रामर एग्ज़ाम दिया होगा, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे या कोई भी एग्जाम्पल के क्वेश्चंस या पेपर आपने दिया है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ओके, मैं यहाँ इंपोर्ट कर देता हूँ। तो अब हम कौन सा टॉपिक हमारा प्रोसेस स्टेट्स, 2 मिनट है ना। प्रोसेस स्टेट्स, मेरे ख्याल से विजिबल है सभी को। चलिए देखिए हम पढ़ने वाले प्रोसेस स्टेट्स एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। सर प्रोसेस स्टेट्स क्या है, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स है, आप ध्यान रखिए। सबसे पहले प्रोसेस स्टेट्स के अंदर क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उनका आपको ध्यान रखना है। प्रोसेस स्टेट्स के अंदर स्टेट ऑफ प्रोसेस के अंदर क्या होता है, न्यू, रेडी, रन, ब्लॉक एंड वेट, टर्मिनेशन और कंप्लीशन, सस्पेंड रेडी और सस्पेंड वेट। तो हमारे प्रोसेस स्टेट्स के अंदर कितने स्टेट रहते हैं, देखिए 7 स्टेट रहते हैं। कितने रहते हैं, 7 स्टेट रहते हैं। पर जो मेन जो हमारे स्टेट है वो कितने रहते हैं, हमारे पास 5 स्टेट रहते हैं। मेन जो हमारे स्टेट कितने रहते हैं, हमारे पास 5 स्टेट रहते हैं। और उसके अंदर भी अगर आपको बोले कि भाई मेन मेमोरी के अंदर कितने एग्जीक्यूट होते हैं, मेन मेमोरी के अंदर कितने एग्जीक्यूट होते हैं, हमारे 3 स्टेट्स रहते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, बारीकी से पढ़ना है। अभी जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्जाम हुआ था राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर, वहाँ भी यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर ऑपरेशंस ऑन प्रोसेसेस, प्रोसेस के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है। तो क्रिएशन, प्रोसेस को क्रिएट कर सकते हैं, प्रोसेस को हम शेड्यूल कर सकते हैं, भाई किस प्रोसेस का नंबर कब आएगा, उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और अगर ज़रूरत नहीं है तो उनको किल कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। फिर देखिए प्रोसेस हमारे पास 2 तरह के होते हैं, CPU बाउंड प्रोसेस और IO बाउंड प्रोसेस। सर CPU बाउंड और IO बाउंड प्रोसेस क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे CPU बाउंड वो प्रोसेस होंगे जहाँ पे कुछ हमें लॉजिकल वर्क करना होगा। क्या करना होगा, लॉजिकल वर्क। आपको कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक है, अरिथमेटिक वर्क करना है, लॉजिकल वर्क करना है, ये सारे के सारे कहाँ होंगे आपके CPU बाउंड, मतलब ALU का यूज़ करना होगा, है ना। और दूसरे प्रोसेस कौन सा है, IO बाउंड। IO बाउंड मतलब इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट। ऐसे प्रोसेस जहाँ पे मान लीजिए आपको मॉनिटर के ऊपर कुछ डिस्प्ले कराना है, ऐसे प्रोसेस जहाँ से मान लीजिए आपको प्रिंटर के अंदर पेज को प्रिंट देना है, या स्कैनर से आपको पेज को स्कैन करना है, तो ये प्रोसेस कौन से कहलाएंगे, आपके IO बाउंड प्रोसेस कहलाएंगे। तो प्रोसेस कितने तरह के होते हैं आपके यहाँ पे, 2 तरह के, CPU बाउंड और IO बाउंड प्रोसेस। ओके, मेरे ख्याल से अब आप टर्म्स से रूबरू हो चुके हैं। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई प्रोसेस स्टेट डायग्राम क्या है। सर प्रोसेस स्टेट डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। देखिए यहाँ पे प्रोसेस स्टेट डायग्राम, प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम इन वेरियस शेड्यूलर्स। ओके, तो यहाँ देखिए न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट। वैसे देखिए मैंने ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर मैंने भी आपको बताया था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम की मेरी प्ले लिस्ट है, मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो प्ले लिस्ट है
वहाँ पे इन सबको मैंने काफ़ी डेप्थ के अंदर पढ़ा रखा है। कहाँ पढ़ा रखा है? डेप्थ के अंदर। तो वहाँ से आप हाई डेप्थ के अंदर पढ़ सकते हो। चूँकि ये क्रैश कोर्स है तो हम इसको थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, है ना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही। तो सबसे पहला स्टेट आपका न्यू वो स्टेट है जहाँ पे आपके क्या होते हैं, प्रोसेस आते हैं, जहाँ पे आपके प्रोसेस क्रिएट होने वाले थे, चाहे वो CPU बाउंड प्रोसेस हो चाहे IO बाउंड प्रोसेस हो। वहाँ से आपके प्रोसेस किस में आते हैं? रेडी स्टेट के अंदर। कहाँ आते हैं? रेडी स्टेट के अंदर। तो ये सारी क्या आपकी क्यू है, क्या है? क्यू है। 1 बाय 1 प्रोसेस आते रहते हैं। रेडी स्टेट के अंदर क्या होता है? जिन प्रोसेस का नंबर आने वाला होता है, जिन प्रोसेस को CPU की ज़रूरत होती है, वो आपके कहाँ रहते हैं? रेडी स्टेट के अंदर। ओके, फिर अब यहाँ एक चीज़ देखिए, रेडी स्टेट से कहाँ आएंगे प्रोसेस? आपके रनिंग स्टेट के अंदर। रेडी स्टेट से कहाँ आएंगे? रनिंग स्टेट के अंदर। जिन प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना होता है या जिसका नंबर आ रहा होता है, जैसे मान लीजिए रेडी स्टेट के अंदर 10 प्रोसेस वेटिंग के अंदर है, तो अब क्या होगा? रनिंग स्टेट के अंदर 1 बाय 1 प्रोसेस आएंगे और एग्जीक्यूट होते रहेंगे। इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? प्रोसेस को शेड्यूल करना या डिस्पैच करना। और प्रोसेस का जैसे वर्क था वो कंप्लीट हो गया, जो भी इसको टास्क दे रहा कंप्लीट हो गया, फिर वो प्रोसेस क्या हो जाएंगे? आपके टर्मिनेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? टर्मिनेट हो जाएंगे। अब देखिए, अगर आपके प्रोसेस जब रनिंग स्टेट के अंदर थे, एक तो था कि भाई काम हो गया तो टर्मिनेशन पे आ गए। दूसरा यहाँ पे एक और रास्ता है, देखिए यहाँ पे वेट और ब्लॉक। वहाँ कब जाएगा सर? जब भी प्रोसेस के अंदर आपके IO रिक्वेस्ट होगी, हो सकता है कि भाई आपको कमांड प्रॉम्प्ट से कोई इनपुट लेना हो, यूज़र से कोई इनपुट लेना हो, या मान लीजिए कोई प्रिंट देना हो या डिस्प्ले दिखाना हो यूज़र को। जब भी इस तरह की जो रिक्वेस्ट होगी, उन प्रोसेस को हम कहाँ भेज देंगे? वेट और ब्लॉक स्टेट के अंदर। वेट और ब्लॉक स्टेट के अंदर। ओके, और फिर जब भी इनकी जो एग्जीक्यूशन है आपका IO का ख़त्म हो जाएगा, तब इन प्रोसेस को हम वापस कहाँ भेजेंगे? रेडी स्टेट के अंदर। कहाँ भेजेंगे? रेडी के अंदर। और फिर से चक्कर लगा के जब भी इनका नंबर आएगा तब इनको रनिंग स्टेट में लाया जाएगा। ध्यान रखना, वेट और ब्लॉक से डायरेक्ट रनिंग के अंदर नहीं जाएंगे। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ कई बार, तो आपको जो एरो लगी हुई है इनका ध्यान रखना है ना। फिर तीसरा रास्ता कौन सा है सर? रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट के अंदर भी तो जा रहे हैं। हाँ, जा रहे हैं। रनिंग स्टेट्स के अंदर से रेडी स्टेट में भी प्रोसेस वो जाते हैं जहाँ पे इनकी प्रायोरिटी डिसाइड होती है। प्रायोरिटी या टाइम क्वांटम वाले प्रोसेस। प्रायोरिटी या टाइम क्वांटम वाले प्रोसेस। तो टाइम क्वांटम क्या होता है? राउंड रॉबिन एल्गोरिथम के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? टाइम क्वांटम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? टाइम क्वांटम। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए प्रोसेस P1, P2, P3, P4 4 प्रोसेस है, और टाइम क्वांटम के अंदर क्या करते हैं? हम चारों को बराबर टाइम एलोकेट कर देते हैं। तो हम ये करते हैं, जैसे टाइम क्वांटम दे रखा है 2 सेकेंड, तो P1 एग्जीक्यूट होगा 2 सेकेंड के लिए, फिर ये क्या हो जाएगा? ब्लॉक स्टेट में चला जाएगा। फिर P2 स्टेट एग्जीक्यूट होगा, फिर ये ब्लॉक में जाएगा। फिर P3 एग्जीक्यूट हो रहा है, ब्लॉक में जाएगा। फिर P4 एग्जीक्यूट होगा, ब्लॉक में चला जाएगा। फिर वापस P1 का नंबर आएगा। इस तरीके से राउंड फैशन के अंदर इन सब का कम से कम एक बार नंबर आ जाएगा। इससे क्या होगा? इनको लॉन्ग वेटिंग नहीं करना पड़ेगा, इनको वेट नहीं करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन कहाँ आती है? रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में। रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट के अंदर। फिर यहाँ देखिए, जब वेट ब्लॉक के अंदर मान लीजिए बहुत सारे प्रोसेस हो गए आपके वेट ब्लॉक के अंदर, और ये जो जगह है वो क्या आपकी? मेन मेमोरी। ये क्या आपकी? मेन मेमोरी। ये क्या जगह आपकी? मेन मेमोरी। मेन मेमोरी हमारी क्या रहती है? लिमिटेड रहती है। तो अगर प्रोसेस मेन मेमोरी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो क्या करेंगे? उनको कुछ समय के लिए हम क्या लाएंगे? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। कहाँ लाएंगे? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? सस्पेंड वेट। क्या बोलते हैं? सस्पेंड वेट। ठीक है। फिर यहाँ देखिए, रेडी स्टेट के अंदर भी मान लीजिए बहुत सारे प्रोसेस आ गए, तो हम क्या करेंगे? कुछ समय के लिए उनको कहाँ लेके आएंगे? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सस्पेंड रेडी। क्या बोलते हैं? सस्पेंड रेडी। रिज्यूम भी वापस देखिए सस्पेंड रेडी में ही हो रहा है ना। यहाँ पे सस्पेंड वेट है तो इनको सस्पेंड वेट ब्लॉक के अंदर भी रिज्यूम कर सकते हैं और सस्पेंड रेडी के अंदर भी रिज्यूम कर सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखना है, रेडी कहाँ होता है? मेन मेमोरी। रन मेन मेमोरी, वेट मेन मेमोरी, सस्पेंड वेट सेकेंडरी मेमोरी, और सस्पेंड रेडी होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। यहाँ पे देखिए एक लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मिड टर्म शेड्यूलर भी लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? जो प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी से लेके आने का जो काम होता है वो किसका आता है? आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का है। किसका होता है? आपके लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। फिर रेडी स्टेट से जो रनिंग स्टेट के अंदर लेके जाएगा प्रोसेसेस, वो किसका काम होता है? आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। किसका काम होता है? आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। ओके,
फिर यहाँ देखिए वेट ब्लॉक से जो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर लेके जाएगा वो किसका काम है, आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर। किसका काम है, मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो आइए इनके बारे में हम कुछ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो मैंने बता दिया कि आपको पूछा जाएगा कि क्या प्रोसेस वेट ब्लॉक से रनिंग स्टेट में जा सकता है, नहीं जा सकता है। क्या वेट ब्लॉक रेडी स्टेट में जा सकता है, हाँ जा सकता है। तो आपको इन जो भी एरो दी हुई है उनका ध्यान रखना है कि कौन सा प्रोसेस कब किधर से जंप कर रहा है। ओके, चलिए फिर यहाँ देखिए आप लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ओके, ये क्या करता है, आपके सीपीयू बाउंड प्रोसेस और आईओ बाउंड प्रोसेस उनमें से सेलेक्ट करता है प्रोसेसेस को। लॉन्ग टर्म शेड्यूल का दूसरा नाम जॉब शेड्यूलर भी है। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, जॉब शेड्यूलर, तो ध्यान रखना जॉब शेड्यूलर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को ही बोलते हैं हम। इसका जो फंक्शन है मेन है वो है कंट्रोल डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम, कंट्रोल डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ये क्या करता है, मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री को कंट्रोल करता है। इसका मतलब ये है कि भाई रैम के अंदर एक समय के अंदर कितने प्रोसेस आने चाहिए, ये कौन हैंडल करता है, आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। कौन करता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। इसलिए इसका काम क्या है, इट कंट्रोल डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखिए शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। इसको ध्यान रखना, हम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर भी बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पैचर भी बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, सीपीयू शेड्यूलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीपीयू शेड्यूलर भी बोलते हैं। ओके, इसका क्या काम है, पुट प्रोसेस इन रनिंग स्टेट, पुट प्रोसेस इन रनिंग स्टेट। ये प्रोसेस को क्या करता है, रनिंग स्टेट के अंदर रख देता है। नेक्स्ट है आपके यहाँ पे मीडियम टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर। ये क्या करता है, रिड्यूस डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखवा रहा हूँ मैं आपको, जहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं ना, ध्यान रखना। और इसका क्या काम है, स्वेपिंग। सर स्वेपिंग का क्या मतलब है, जब भी हम रैम से प्रोसेस को आउट करके कहाँ ले जाते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को, इसको हम क्या बोलते हैं, स्वेपिंग। स्वेपिंग आउट, स्वेपिंग इन, स्वेपिंग आउट, स्वेपिंग इन। ठीक है, तो आपको टास्क ध्यान रखना है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को जॉब शेड्यूलर भी बोलते हैं, कंट्रोल डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को डिस्पैचर या सीपीयू शेड्यूलर भी बोलते हैं। मीडियम टर्म शेड्यूलर जिसका काम है रिड्यूस डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, और ये स्वेपिंग का काम करता है। ओके, तो यहाँ से इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस बनते थे वो मैंने अभी आपको लिखवा दिए हैं। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे भाई प्रोसेस को किस तरीके से शेड्यूल करना है। क्या पढ़ने वाले हैं हम, भाई प्रोसेस को किस तरीके से शेड्यूल किया जाता है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है आपको। शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग नाम सुन रखा है सभी ने, इसको शेड्यूलिंग भी बोलते हो, स्केड्यूलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप प्रोनाउंस कर सकते हो। शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है, डिसाइडिंग, लिख लीजिए यहाँ पे, शेड्यूलिंग इज अ मेथड ऑफ डिसाइडिंग which process should executed at any point of time with specific criteria। भाई किस समय में किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, इसको हम क्या बोलते हैं, शेड्यूलिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, शेड्यूलिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, शेड्यूलिंग के कुछ एल्गोरिथम्स है। भाई कहने का मतलब ये है कि ये आपका, जैसे मान लीजिए आपकी क्या रनिंग स्टेट है, कौन सी रनिंग स्टेट, भाई कौन से प्रोसेस हम क्या करेंगे रनिंग स्टेट के अंदर लेके आएंगे, ये कौन डिसाइड करेगा। भाई कुछ तरीका तो होगा, वरना जो पहले आया वो कहेगा भाई मैं पहले आया तो मैं ही जाऊँगा, इसका मतलब जो लास्ट में आया वो तो हमसे इंतजार करता ही रहेगा। या जिसका बस टाइम बहुत कम है वो कहेगा भाई सबसे पहले मैं एग्जीक्यूट होऊंगा, तो जिसका लॉन्ग बस टाइम है वो तो हमेशा वेट ही करता रहेगा। तो कुछ क्राइटेरिया अलग अलग इन्होंने एल्गोरिथम प्रपोज की है। तो
तो यहाँ पे कुछ टर्म्स है, देखिए, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और रेस्पॉन्स टाइम। अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और रेस्पॉन्स टाइम। ठीक है, तो इन पैरामीटर्स के बिहाफ पे आपके शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को कुछ अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। तो देखिए, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अब हम क्या करें, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे ना। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम ये दो तरह की होती है, नॉन प्रीम्पशन, क्या बोलते हैं, नॉन प्रीम्पशन एल्गोरिथम, या इसको क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव भी बोलते हैं ना, ध्यान रखना। एक बार एग्जाम में आया तो मुझे खुद भी पता नहीं था कि इसको कोऑपरेटिव भी बोलते हैं। या कौन से एल्गोरिथम में, प्रीम्पशन, नॉन प्रीम्पशन या प्रीम्पशन एल्गोरिथम। ओके, तो सर ये कौन कौन सी है, ये है यहाँ पे आपके फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सबसे पहले कौन सी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फिर कौन सी है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। कौन सी है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। फिर आपके लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट। फिर है आपके हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट, HRRN। फिर आपके मल्टी लेवल क्यू एंड यहाँ पे फीडबैक भी लिख लो, फीडबैक एल्गोरिथम। ओके सर, प्रीम्पशन के अंदर कौन कौन सी आएगी, वो आएगी आपके शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। कौन सी, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, जिसके अंदर ये शॉर्टेज जो फर्स्ट के अंदर अगर हम प्रीम्पशन का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, शॉर्टेज जो फर्स्ट के अंदर अगर हम प्रीम्पशन का यूज़ करते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है, शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। फिर लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट राउंड रॉबिन और प्रायोरिटी बेस्ड। राउंड रॉबिन से तो आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, है ना, एग्ज़ाम के अंदर आपको राउंड रॉबिन से तो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। इसके अंदर हम टाइम क्वांटम कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। ओके, तो मैं आपको नॉन प्रीम्पशन और प्रीम्पशन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, इसका क्या मतलब है। प्रीम्पशन और नॉन प्रीम्पशन का ये मतलब है, मान लीजिए ये आपका सीपीयू है, ओके, और यहाँ पे प्रोसेसेस आए P1, P2, P3, P4 ऐसे। तो नॉन प्रीम्पशन का मतलब ये है कि सबसे पहले जैसे P1 आया है तो सीपीयू सबसे पहले अपना टाइम किसे देगा, P1 को देगा। तो P1 का जो भी काम है वो निपटाएगा, उसके बाद नंबर आएगा P2 का, उसके बाद नंबर आएगा P3 का, उसके नंबर आएगा P4 का। ओके, तो ये जो अलग अलग एल्गोरिथम दे रखी है उसके हिसाब से ये वर्क सीपीयू क्या करेगा, काम करेगा। पर इसके अंदर क्या हो रहा है, अब यहाँ पे देखिए मैं नॉन प्रीम्पशन की बात कर रहा हूँ, है ना। अब इसके अंदर एक चीज़ क्या हो रही है कि P4 को देखिए काफ़ी वेट करना पड़ रहा है। ओके, मान लीजिए किसी काम को करने के लिए P1 को टाइम लग गया 100 सेकेंड, P2 को लग गया 90 सेकेंड और P3 को लग गया 80 सेकेंड। तो यहाँ और P1 का जो काम है वो सिर्फ कितना है, 1 सेकेंड का। तो अगर आप यहाँ देखोगे कि भाई 100, 190 और 80, 16, 170, 270 सेकेंड P4 को वेट करना पड़ रहा है, जबकि इसका काम 1 सेकेंड में हो सकता था, तो 269 सेकेंड वो ज़्यादा क्यों वेट करना पड़ रहा है। ओके, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, नॉन प्रीम्पशन। इसका सॉल्यूशन क्या है, प्रीम्पशन एल्गोरिथम। प्रीम्पशन एल्गोरिथम के अंदर क्या होगा, मान लीजिए ये आपका सीपीयू है और यहाँ पे ये वापस प्रोसेस है P1, P2, P3, P4। इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले इन सबको क्या दे दिया जाएगा, जैसे मैं राउंड रॉबिन की बात करता हूँ तो इसमें टाइम क्वांटम जैसे मान लिया 2 सेकेंड सेट कर लिया, तो P1 क्या करेगा, कितने सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट करेगा, 2 सेकेंड के लिए। फिर ये क्या करेगा, वेट स्टेट के अंदर चला जाएगा। P2 कितने के लिए एग्जीक्यूट करेगा, 2 सेकेंड के लिए। P3 2 सेकेंड, P4 2 सेकेंड। इसके बाद फिर से नंबर आएगा आपके P1 का, फिर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, फिर नंबर आएगा P1 का। इस तरीके से राउंड रॉबिन फैशन के अंदर ये क्या चलता रहेगा, आपके एल्गोरिथम चलती रहेगी। इसलिए इससे क्या होगा, किसी को वेट नहीं करना पड़ेगा और ऐसा नहीं होगा कि भाई जो छोटा प्रोसेस है। अब इस केस के अंदर क्या होगा, देखिए P4 अगर आपका 1 सेकेंड का है तो ये तो अपना काम करके ख़त्म भी हो जाएगा और P1, P2 फिर काम करते रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या मतलब है प्रोसेस का। तो P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, इसको प्रिम्प्ट कर दिया। फिर कौन सा प्रोसेस आया नेक्स्ट, P2 आया, इसको प्रिम्प्ट कर दिया। फिर कौन सा प्रोसेस आया, P3, इसको प्रिम्प्ट कर दिया। फिर से मान लीजिए P1 आ गया, प्रिम्प्ट कर दिया। फिर से P3 आ गया, प्रिम्प्ट कर दिया। P2 आ गया, प्रिम्प्ट कर दिया। तो ये अलग अलग एल्गोरिथम्स है जिसके अंदर शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, प्रायोरिटी बेस्ड है। एक इसके अंदर मैं चीज़ें बोलना चाहता हूँ कि इनके बारे के अंदर मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम की मेरी जो प्ले लिस्ट है
वहाँ से जाके आपको ये सारी एल्गोरिथम्स पढ़नी पड़ेगी। ओके, क्योंकि ये प्रोसेस काफ़ी लंबा है ऑपरेटिंग सिस्टम का, है ना। हम अगर एल्गोरिथम ही पढ़ेंगे तो 5 दिन हमारा एल्गोरिथम पढ़ने में ही निकल जाएगा। तो मैंने इन सब के वीडियोस बना रखे हैं, ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, आप एक बार जाके देखिए उनको। वहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन सारे जो भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हैं उनके आपको वीडियो मिल जाएंगे। ओके, तो जाइए उसको वॉच कीजिए। हम अभी के लिए हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके ऊपर बढ़ रहे हैं। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप वहाँ जाके ये वीडियो ज़रूर वॉच आउट करेंगे। अब देखिए शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखिए क्या क्या है। यहाँ पे जब आप FCFS एल्गोरिथम पढ़ोगे ना तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, कॉन्वॉय इफेक्ट occurs in FCFS एल्गोरिथम। जो आपका कॉन्वॉय इफेक्ट होता है ना वो कहाँ होता है, आपका FCFS एल्गोरिथम के अंदर होता है, और इसका सॉल्यूशन है वो क्या है, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, FCFS कैन कॉज लॉन्ग वेटिंग। FCFS कैन कॉज लॉन्ग वेटिंग टाइम when FCFS can cause long waiting time when first job takes too much time। देखिए आप वीडियोस अगर आप देख के आएंगे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के और उसके बाद ये पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। FCFS एल्गोरिथम क्या है, ये भी लॉन्ग वेटिंग हो सकता है जब क्या होगा, फर्स्ट जॉब जो आपकी बहुत ज़्यादा टाइम ले। फिर देखिए शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एंड शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में कोज स्टारवेशन। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट और शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, शॉर्टेज रिमेनिंग जॉब फर्स्ट कह दो, टाइम फर्स्ट कह दो, इनके अंदर भी स्टारवेशन हो सकता है। स्टारवेशन का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि एक प्रोसेस, जैसे मैंने यहाँ बताया था ना ऊपर, अभी प्रोसेस P1 का नंबर आ गया और P4 इंतजार ही कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टारवेशन। क्या बोलते हैं, स्टारवेशन केस। ओके, स्टार्व का हिंदी में मतलब है भूखा रहना। फिर देखिए, इफ टाइम क्वांटम ऑफ राउंड रोबिन अल्गो इज वेरी लार्ज, अगर राउंड रोबिन एल्गोरिथम का टाइम बहुत ज़्यादा है, देन राउंड रोबिन बिहेव्स एज FCFS। तो जो आपके राउंड रोबिन एल्गोरिथम है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह बिहेव करने लग जाएगी। फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, देख लीजिए, शॉर्टेज जो फर्स्ट गिव्स मिनिमम वेटिंग टाइम। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर ना, टाइम, वैसे ये सारे आए हुए हैं, मैंने लिखवाया आपको। अमंग ऑल एल्गोरिथम, आपको पूछा जाए कि जितने भी आपने शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बनाई है उनमें से सबसे कम वेटिंग टाइम कौन देगा, तो कौन सी एल्गोरिथम का आप बता सकते हैं मुझे, शॉर्टेज जो फर्स्ट। ओके, किसका है, शॉर्टेज जो फर्स्ट का। चलिए, तो अब हम इसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट पार्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सिस्टम कॉल। क्या पढ़ने वाले हैं, सिस्टम कॉल। ये हमने देख लिया था, मेरे ख्याल से 2 बार आ चुका है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल, तो देखिए क्या है सिस्टम कॉल। एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए, तो मान लीजिए, देखिए जब भी आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी आप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, तो वहाँ पे 2 मोड रहते हैं। क्या रहते हैं, 2 मोड रहते हैं। एक रहता है आपका यूज़र मोड जो क्लोज टू यूज़र होता है ना, क्लोज टू यूज़र आप यहाँ पे हो, और एक रहता है आपका कर्नल मोड। कर्नल मोड जो क्लोज टू क्या रहता है, हार्डवेयर रहता है। ओके, यूज़र मोड और कर्नल मोड। मान लीजिए आपने क्या किया, कोई इंस्ट्रक्शन लिखा तो वो क्या बन जाएगा, प्रोसेस, और आपने उसके अंदर कोई कोड दे रखा है प्रिंट एफ। तो ये जो प्रोग्राम है वो तो यूज़र लेवल का है।
अब जब ये क्या जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको एग्जीक्यूट करेगा, तो इसको क्या करेगा, ये एक सिस्टम कॉल करेगा। क्या करेगा, सिस्टम कॉल करेगा। और वो जो क्या करेगा, आपका यूज़र मोड एक रूटीन ट्रांसफ़र करेगा, किसे करेगा, कर्नल मोड को। तो प्रिंटफ नहीं रखे, जो कर्नल क्या समझता है, इसको क्या समझता है, राइट फंक्शन। कर्नल इस प्रिंटफ को क्या एग्जीक्यूट करेगा, राइट एग्जीक्यूट करेगा, और फिर उसका आंसर वापस किसे पास कर देगा, आपके यूज़र मोड को। कहने का मतलब ये है कि कर्नल प्रिंटफ फंक्शन को नहीं समझता है, वो कौन से फंक्शन को समझता है, राइटफ फंक्शन को समझता है। तो जैसे ही प्रिंट ऑफ एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ से क्या होगा, एक सिस्टम कॉल होगा। क्या होगा, सिस्टम कॉल। उस सिस्टम कॉल के थ्रू जो राइट आपका स्टेटमेंट है, फंक्शन है, वो एग्जीक्यूट होगा। और जैसे राइट एग्जीक्यूट होगा, जो एग्जीक्यूट स्टेटमेंट होगा, आपके जो प्रिंटर है उसके ऊपर क्या हो जाएगा, जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हैं वो डिस्प्ले हो जाएगा। ऐसा क्यों सर, तो ऐसा आप समझ सकते हो। देखिए अगर आप इसकी बात करो तो सी के अंदर जैसे प्रिंटफ का हम यूज़ करते हैं, फिर अगर आप देखोगे कि C++ के अंदर हम सी आउट का यूज़ करते हैं, फिर जावा के अंदर किसका बात करते हैं, system.out.print का यूज़ करते हैं। ओके, तो आपका जो कर्नल है वो अलग अलग इन फंक्शंस को नहीं समझता। आप इनमें से कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करोगे, वो डायरेक्ट किसे कॉल करेगा, राइट फंक्शन को कॉल करेगा। आई बात समझ में। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम कॉल। यूज़र मोड से जब कर्नल मोड को कॉल किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम कॉल बोलते हैं। और इनको रूटीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूटीन इन्वोकेशन। ओके, और ये कहाँ क्लोज रहती है, आपके हार्डवेयर के। और आपके यूज़र मोड किसके क्लोज रहता है, आपके यूज़र के। ठीक है, समझ में आई दोनों बात आपको। सिस्टम कॉल कंसेप्ट समझ में आया है, नहीं। चलिए अब इसकी हम क्या कहते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन लिखी हुई देखिए, सिस्टम कॉल प्रोवाइड्स, यहाँ पे आप लिख सकते हो सिस्टम कॉल। देखिए मैं बहुत ही इजी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा टिपिकल वर्ड्स का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। एन इंटरफेस टू द सर्विसेज मेड अवेलेबल बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। System call provides an interface to the services made available by the operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उनके लिए एक इंटरफेस की तरह वर्क करता है ये। ओके, तो एग्जांपल क्या है, देखिए ये राइट, फिर रीड, एग्जीक्यूट, बहुत सारे सिस्टम कॉल है। यहाँ पे मैं कुछ आपके लिए एग्जांपल लेके आया हूँ है ना, समझने के लिए। तो यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं सिस्टम कॉल के। अब हम सिस्टम कॉल के अंदर आगे हम पढ़ने वाले हैं। अब इसके अंदर हम आगे पढ़ने वाले प्रोसेस। देखिए हमने देख लिया, अब हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो देखने वाले प्रोसेस और थ्रेड्स। प्रोसेस वर्सेस थ्रेड्स, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम के अंदर यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे है ना। तो प्रोसेस और थ्रेड के अंदर क्या डिफरेंस रहता है वो चीज़ अभी हम देखने वाले हैं है ना। ओके, देखिए यहाँ पे प्रोसेस और थ्रेड के अंदर क्या डिफरेंस दिया हुआ है। क्या देख रहे हैं हम, प्रोसेस और थ्रेड के अंदर डिफरेंस। ये है हमारा प्रोसेस और ये है हमारा थ्रेड। तो देखिए सिस्टम कॉल इन्वॉल्व इन प्रोसेस, ये आपको याद रखना है। प्रोसेस के अंदर सिस्टम कॉल इन्वॉल्व रहते हैं, थ्रेड के अंदर सिस्टम कॉल इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। प्रोसेस का ही पार्ट होते हैं थ्रेड। ये आपका प्रोसेस है तो इनको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग थ्रेड के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो प्रोसेस सिस्टम कॉल इज इन्वॉल्व इन प्रोसेस, नो सिस्टम कॉल। फिर नेक्स्ट देखिए, OS ट्रीट डिफरेंट प्रोसेस डिफरेंटली। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हर एक प्रोसेस क्या इंडिविजुअल इसकी प्रोसेस आईडी होती है, तो वो अलग अलग रहता है। ऑल यूजर लेवल थ्रेड्स ट्रीटेड एज ए सिंगल टास्क। इसका मतलब ये है कि थ्रेड के अंदर क्या होगा, जितने भी यूजर लेवल आपके जितने भी प्रोसेस है उनके ही पार्ट होते हैं ना, ये अलग अलग थ्रेड होते हैं। इनको क्या करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही डील करता है। कैसे करता है, एक ही डील करता है। डिफरेंट प्रोसेस हैव डिफरेंट कॉपीज ऑफ डेटा एंड कोड फाइल्स। यहाँ से आप समझिए, एग्जाम इस डिस्प्ले से समझेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। यहाँ देखिए ये प्रोसेस है
और यहाँ पे आपके क्या है, ये थ्रेड है ना, ये प्रोसेस है और ये थ्रेड है। वैसे ये भी प्रोसेस है, ये भी प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर यहाँ पे ये थ्रेड है, ये एक थ्रेड है। एक प्रोसेस के अंदर कितने भी थ्रेड हो सकते हैं। तो देखिए डिफरेंट प्रोसेस हैव डिफरेंट कॉपीज ऑफ डेटा कोड फाइल्स। यहाँ देखिए हर एक प्रोसेस के अंदर ये टेक्स्ट सेक्शन, डेटा सेक्शन, हीप, स्टैक, ये सारे अलग अलग होंगे। पर अगर आप थ्रेड की बात करोगे, थ्रेड शेयर सेम कॉपी ऑफ कोड एंड डेटा सेक्शन। यहाँ देखिए थ्रेड के अंदर ये लास्ट वाला सेक्शन है ना, फाइल सेक्शन, कोड सेक्शन, डेटा सेक्शन, ये शेयर किए जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलता है कि थ्रेड के अंदर ऐसे कौन से सेक्शन है जो शेयर किए जाते हैं। कौन से शेयर किए जाते हैं? डेटा सेक्शन या हीप सेक्शन, कोड सेक्शन और फाइल सेक्शन। और कौन से ऐसे सेक्शन है जो शेयर नहीं किए जाते? स्टैक, रजिस्टर और प्रोग्राम काउंटर। स्टैक, रजिस्टर और प्रोग्राम काउंटर याद रखना आपको। फिर देखिए कंटेक्स्ट स्विचिंग इज स्लोअर। कंटेक्स्ट स्विचिंग इज स्लोअर किस में होती है? आपके प्रोसेस के अंदर। जबकि थ्रेड के अंदर कंटेक्स्ट स्विचिंग फास्टर होती है। क्यों होती है? थ्रेड्स आपके क्या करते हैं? रजिस्टर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? रजिस्टर का यूज़ करते हैं। ब्लॉकिंग अ प्रोसेस विल नॉट ब्लॉक अनदर प्रोसेस। तो ये एक प्रोसेस P1 है, फिर इसी प्रकार से P2 का यहाँ पे PCB बना हुआ है। ओके, यहाँ पे इसी प्रकार P3 का ये PCB बना हुआ है। तो अगर P1 को ब्लॉक किया तो इसका मतलब P2 और P3 के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। ब्लॉकिंग अ थ्रेड विल ब्लॉक एंटायर प्रोसेस। अब यहाँ पे मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम इस थ्रेड को क्या कर दिया है? ब्लॉक कर दिया है। तो क्या होगा? इसके साथ साथ इस प्रोसेस के अंदर जितने भी थ्रेड है वो सारे ब्लॉक हो जाएंगे और पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा? आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो है तो ये चाइल्ड किसके? प्रोसेस का ही तो है ना। तो प्रोसेस का कोई अगर सब पार्ट है उसको ब्लॉक किया तो पूरा का पूरा आपका जो प्रोसेस है दूसरे थ्रेड भी ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये इंडिपेंडेंट है, ये इंटरडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया? P1 P2 से इनका कोई लेना देना नहीं है, P2 P3 का कोई लेना देना नहीं है। पर यहाँ पे देखिए थ्रेड आपके क्या इंटरडिपेंडेंट है। क्यों? यहाँ पे देखिए ये जो सेक्शन है वो शेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई थ्रेड T1 का T2 से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये आपस के अंदर इन फाइलों को शेयर कर रहे हैं, इसलिए ये क्या आपके इंटरडिपेंडेंट। फिर देखिए प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हैवी वेट प्रोसेस। प्रोसेस को हम हैवी वेट प्रोसेस भी बोलते हैं, जबकि हम थ्रेड को क्या बोलते हैं? लाइट वेट प्रोसेस। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। सारी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ बस आप सुनते रहिए। और इसकी जो आपको PDF है वो आपको कहाँ मिलेगी? मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो वहाँ से आप इसको आराम से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं और याद कर लीजिए, है ना। ओके, और शायद इनके बारे में मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट के अंदर है आपके जो थ्रेड है। जो थ्रेड है वो भी 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किए गए हैं। कितने पार्ट के अंदर डिवाइड किए गए? 2 पार्ट के अंदर, यूज़र लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड। यूज़र लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड। तो इसको भी अभी हम देख लेते हैं इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सर देखिए इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है। यूज़र लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड। देखिए यूज़र लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड। यूज़र लेवल थ्रेड आर मैनेज्ड बाय यूज़र लेवल लाइब्रेरी। यूज़र लेवल थ्रेड कौन करता है? आपके यूज़र लेवल लाइब्रेरी मैनेज करती है। कर्नल लेवल थ्रेड आर मैनेज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल लेवल थ्रेड कौन ऑपरेट करता है? आपका मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर देखिए यूज़र लेवल थ्रेड आर फास्टर। ध्यान नहीं रखना कि यूज़र लेवल थ्रेड आपके फास्ट होते हैं कंपेयर टू कर्नल लेवल थ्रेड। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, यूज़र लेवल थ्रेड फास्ट होते हैं कंपेयर टू कर्नल लेवल थ्रेड। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज फास्टर किसके अंदर होती है? यूज़र लेवल थ्रेड। कर्नल लेवल थ्रेड के अंदर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग स्लोअर होती है। इफ वन यूज़र लेवल थ्रेड परफॉर्म ब्लॉकिंग ऑपरेशन देन एंटायर प्रोसेस गेट ब्लॉक। अगर आपका एक यूज़र लेवल थ्रेड ब्लॉक होता है तो बाकी इसके जो भी अलाइड यूज़र लेवल ब्लॉक है वो सारे के सारे थ्रेड है वो सारे ब्लॉक हो जाएंगे। पर ऐसा कर्नल लेवल थ्रेड के अंदर नहीं होता है। इसके अंदर क्या होते हैं? कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है, देखिए कंटेक्स्ट स्विचिंग फास्टर टू स्लो। फास्टर टू स्लो यूज़र लेवल थ्रेड की कंटेक्स्ट स्विचिंग सबसे फास्ट होती है, फिर कर्नल लेवल थ्रेड की होती है, फिर आपकी क्या होती है? प्रोसेस की होती है ना। तो ये दोनों तो आपके क्या है? थ्रेड है। तो ऑब्वियस सी बात है थ्रेड की जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वो प्रोसेस से ज़्यादा होगी,
क्यों होगी कि ये किसका यूज़ करते हैं, रजिस्टर का यूज़ करते हैं। ओके, इनके अंदर भी यूज़र लेवल थ्रेड की कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग सबसे फास्ट होती है। ठीक है, ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारा जो टॉपिक है वो है फोक। फोक सुन रखा होगा सबने। फोक का क्या काम है, क्रिएट चाइल्ड प्रोसेसेस। क्रिएट चाइल्ड प्रोसेस, जब भी सिस्टम कॉल होता है अगर इसको चाइल्ड प्रोसेस की ज़रूरत होती है, मतलब थ्रेड की ज़रूरत होती है, तो हम किसके थ्रू करते हैं, हम मतलब आपका जो कर्नल मोड है किसके थ्रू एग्जीक्यूट करता है, फोक। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर आपको ध्यान रखना है, जब भी आप फोक एग्जीक्यूट करोगे तो एक तो आपका ये पेरेंट बन जाएगा और एक यहाँ पे चाइल्ड बन जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे आता है देखिए, जब भी मान लीजिए आपको n प्रोसेसेस दिए हुए हैं ना, आपको क्या दिए हुए हैं, n प्रोसेस दिए हुए हैं, तो कितने चाइल्ड बन सकते हैं, तो लिख लीजिए यहाँ पे टोटल चाइल्ड प्रिंटेड। टोटल चाइल्ड प्रिंटेड कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n-1। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर है ना, इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, 2 की पावर n-1। और अगर पूछे कि टोटल प्रिंटेड, ध्यान रखना अगर सिर्फ चाइल्ड पूछे तो 2 की पावर n-1 और टोटल कितने प्रिंट होंगे, क्या हो जाएंगे 2 की पावर n। अब प्रिंट होना सर आप क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये कोई कोड दिया हुआ है, उसके अंदर कोई प्रिंट फंक्शन है, उसके अंदर अगर हमने फोक का यूज़ किया है तो इस तरीके से चाइल्ड आपके प्रिंट हो जाएंगे या बन जाएंगे। ओके, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्वालिटी वाली चीज़ें मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है ना इन सभी को बनाने के अंदर। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं, हमारा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। वैसे ये टॉपिक अपने आप के अंदर बहुत ज़्यादा वाइड टॉपिक है, इसको समझने के लिए काफ़ी टाइम लगता है ना। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं अभी मैं आपको फटाफट करा सकता हूँ, वो ही मैं आपके लिए लेके आया हूँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर जो एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है वो होता है आपका क्रिटिकल सेक्शन का। नाम सुन रखा है, जी हाँ सर, नहीं सुन रखा है कोई बात नहीं। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है सर, क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन मतलब आपके प्रोसेसेस को सीपीयू एलोकेट करना। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई प्रोसेस है और ये आपका क्रिटिकल सेक्शन है, तो ये सारे प्रोसेस क्या करते हैं, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, एंटर करने की कोशिश करते हैं, और जब इनका काम हो जाता है तो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। पर यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स आती, क्या आती है, सारे प्रोसेस अगर एक साथ एंटर कर दिया तो भगदड़ मच जाएगी और कंप्यूटर या आपका सीपीयू या कोई भी काम नहीं कर पाएगा। सही है ना, मंदिर के अंदर हम जाते हैं, अगर सारे श्रद्धालु एक साथ एंटर कर जाएंगे तो भगदड़ मच जाएगी। तो इन सब से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस बनाई गई है, कुछ रूल्स बनाए गए हैं, वो हम क्या पढ़ते हैं, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहले जो आपकी डेफिनेशन आती है वो क्रिटिकल सेक्शन की होती है। ये ध्यान रखिए, क्या इसकी डेफिनेशन, इट इज द part of the program, it is the part of the program where shared resources are accessed by process। ये पार्ट होता है प्रोग्राम का जहाँ पे शेयर रिसोर्सेज एक्सेस किया जाता है, किसके द्वारा, आपके प्रोसेस द्वारा। ध्यान रखना, इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, आपके एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, यही ध्यान रखना, शेयर रिसोर्सेज। फिर रेस कंडीशन, यहाँ पे क्या होता है, सारे प्रोसेस एक साथ क्रिटिकल सेक्शन के अंदर यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं, इसलिए एक कंडीशन अराइज होती है, उससे हम क्या बोलते हैं, रेस कंडीशन। अगर आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पढ़ा हो वहाँ पे भी रेस कंडीशन लगती है आपकी SR फ्लिप फ्लॉप के अंदर। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे पढ़ेंगे। अभी यहाँ देखिए, the order of execution of instruction, the order of execution of instruction defines the result produced, define the result produced। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए प्रोसेस P1 P2 P3 के अंदर रेस लग रही है कि भाई कौन सबसे पहले जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, जिसको आप पहले मौका दोगे अंदर जाने का क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, उसके हिसाब से आपका फाइनल रिजल्ट तय होगा कि भाई P1 जीता, P2 जीता या P3 जीता। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेस कंडीशन। सारे प्रोसेस आपस में रेस लगा रहे कि भाई पहले मैं जाऊँगा, पहले मैं जाऊँगा, पहले मैं जाऊँगा।
ठीक है, ओके। चलिए, अब जो आपके इस चीज़ के लिए हमें क्या होती है, रेस कंडीशन को सोल्व आउट करने के लिए, देखिए क्रिटिकल सेक्शन के जो रेस कंडीशन है, भाई कौन पहले जाएगा कौन पहले जाएगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा। कौन सा मैकेनिज्म, सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म, सिंक्रोनाइजेशन। भाई आपस के अंदर सारे प्रोसेस सिंक्रोनाइज होंगे तभी तो काम सही होगा। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो देखिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म, सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म क्या क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ देख लीजिए आप। प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट है वो कौन सा है, वो है इसके अंदर फर्स्ट आपके म्यूचुअल एक्सक्लूजन। और जो सेकेंड रिक्वायरमेंट है वो है आपका इसके अंदर प्रोग्रेस। सर म्यूचुअल एक्सक्लूजन का क्या मतलब है, एक मतलब ये है कि एक बार में एक प्रोसेस ही जाएगा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, एक बार में एक प्रोसेस ही जाएगा कहाँ पे, क्रिटिकल सेक्शन में। ओके, प्रोग्रेस का क्या मतलब है, प्रोग्रेस का मतलब ये है कि सभी प्रोसेस का टर्न आना चाहिए, सभी प्रोसेस का टर्न आएगा। इसका मतलब ये है कि भाई साहब P1 चले गए और वो तो भाई साहब वहाँ जाके बैठ ही गए, सो ही गए, दूसरे वाले प्रोसेस का तो नंबर ही नहीं आ रहा है। या P1 ने कोई दोस्त बना लिया P2 बाहर, तो P1 आया बाहर, P2 को भेज दिया, P2 आया वापस बाहर, P1 को भेज दिया, P1 P2 P1 P2 बाकी P3 P4 P5 जो उनका नंबर ही नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। फिर जो सेकेंडरी कंडीशन है क्या है, देखिए बहुत ही अच्छा और प्यारा कंसेप्ट है ये। जब हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे ना कभी, जब मैं अपना कोर्स बनाऊंगा तब बहुत अच्छे से हम समझने की इसको कोशिश करेंगे। बाउंडेड वेटिंग का मतलब ये है कि भाई P1 चला गया और P1 अंदर जाके सो गया और किसी का अब नंबर ही नहीं आने दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक का एक बाउंडेड वेटिंग, मतलब बाउंडेड वेटिंग टाइम होना चाहिए कि भाई मान लीजिए P1 अंदर काम कर रहा है तो P2 को 10 सेकंड 5 सेकंड इंतजार करना है, उसके बाद उसका नंबर आएगा। फिर P3 को 5-10 सेकंड का इंतजार करना है, उसके बाद उसका भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नंबर आएगा। तो बाउंडेड वेटिंग करना, भाई इंतजार करे पर कितना करे, इनफाइनाइट बाउंडेड वेटिंग नहीं होना चाहिए ना, उसको फिर हम डेडलॉक बोलेंगे। देखिए बाउंडेड वेटिंग, आपका जो वेटिंग है ना, वेटिंग भी दो तरह के होते हैं आपके, है ना। एक तो हो गया आपका बाउंडेड वेटिंग टाइम, यही लिख लेता हूँ बाउंडेड वेटिंग, और दूसरा आपका इनफाइनाइट वेटिंग टाइम। बाउंडेड वेटिंग टाइम को हम क्या बोलते हैं, ये बाउंडेड वेटिंग टाइम है ना, इसको हम बोल सकते हैं स्टारवेशन। क्या बोल सकते हैं, स्टारवेशन। और जो इनफाइनाइट वेटिंग टाइम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डेडलॉक। तो डेडलॉक कल हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। फिर देखिए नेक्स्ट इसके अंदर क्या कंडीशन आती है, पोर्टेबिलिटी और आर्किटेक्चरल न्यूट्रलिटी। पोर्टेबिलिटी या आर्किटेक्चर न्यूट्रलिटी, मतलब हमने जैसे इस ऑपरेटिंग सिस्टम या इस डिवाइस के ऊपर जो कंसेप्ट बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं, वो बाकी डिवाइसेस के लिए ऊपर भी लागू होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ मैंने बना दिया दूसरी डिवाइसेस के ऊपर वो वर्क नहीं कर रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर न्यूट्रलिटी। आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट हैं अगर आपको चाहते हो कि प्रोसेस सही तरीके से क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाए, एग्जीक्यूट हो और सबका नंबर आए। ओके, चलिए तो यहाँ पे देखिए प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर कुछ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी है, ठीक है। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, फिर यहाँ पे डाइनिंग फिलोसफी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे इनको डिस्कशन हम जब बाद में पढ़ेंगे ना उसके अंदर करेंगे कि किस तरीके से इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया गया। अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन तो आता है पर उसके लिए आपको क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। तो जब मैं मैराथन क्लास लेके आऊँगा ना, मैराथन, वहाँ पे हम इसको करने की कोशिश करेंगे। ओके, अच्छे से। अभी जो आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लीजिए, जहाँ से आप मतलब देखते ही अभी हमें क्या करना है, हमें यूजीसी नेट सेट के अंदर हमें एक बार वो एग्ज़ाम कैसे भी करके क्लियर करना है, उसकी तैयारी कर रहा हूँ मैं, है ना आपको। ओके, चलिए देखिए फिर अब हम जो एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं सीमाफोर। तो आपको सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म के लिए आपको सीमाफोर का यूज़ करना पड़ेगा। सर ये सीमाफोर अजीब सा नाम क्या है भाई, दे दिया किसी ने, क्या करे। सीमाफोर का नाम सीधा मतलब है वेरिएबल्स। मैं आपको बता दूं, वेरिएबल्स स्टोर कराएंगे हम सीमाफोर के अंदर। ये आपके क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका काउंटिंग सीमाफोर,
काउंटिंग सीमाफोर क्या होता है आपका? काउंटिंग सीमाफोर। और दूसरा होता है आपका बाइनरी सीमाफोर। क्या होता है? बाइनरी सीमाफोर। इसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल एक तो काउंटिंग रहेंगे जिसके अंदर आपके क्या रहेंगे? नंबर्स रहेंगे। तो वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं ना। तो इनफाइनाइट नंबर्स रहते हैं, ऐसे मान सकते हो आप, है ना। और बाइनरी सीमाफोर के अंदर आपके दो ही नंबर रहेंगे, 0 और 1, 0 और 1। चलिए अब हम एग्जांपल के तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। काउंटिंग सीमाफोर सबसे पहले हम कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन आपके अभी जो एग्ज़ाम हुआ था ना, बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर, सीनियर कंप्यूटर स्ट्रक्चर, उसके अंदर भी आया हुआ है और आता ही आता है, ये ना इम्पोर्टेंट है। देखिए इसके कुछ टर्मिनोलॉजी है, ध्यान दीजिए। डिक्रीज, मैं आपको लिखा रहा हूँ, एज इट इज याद कर लीजिए। इंक्रीज, इसमें अगर डाउन लिखा है और इंक्रीज के अंदर अप लिखा है, इसके अंदर पी लिखा है और वी लिखा है, इसके अंदर वेट लिखा है और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? सिग्नल लिखा हुआ है। ओके सर, ये क्या कह रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, पॉजिटिव अगर रिजल्ट आता है इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव वैल्यू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन क्रिटिकल सेक्शन, और नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन ब्लॉक्ड स्टेट। हमने स्टेट्स पढ़ी थी ना, तो जो प्रोसेसर ब्लॉक स्टेट के अंदर है उनका क्या आएगा? नेगेटिव नंबर, और जो अभी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है इसका मतलब पॉजिटिव। सर क्या कह रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो अभी हम आपको समझा देते हैं, अब भी समझ में आ जाएगा, है ना। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, उससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए कैसे आता है इसके अंदर से। काउंटिंग सीमाफोर की बात कर रहा हूँ। काउंटिंग सीमाफोर was initialized to 10, इनिशियल वैल्यू क्या थी? 10। देन 6p वेट एंड 4v सिग्नल operations were computed. What is result? रिजल्ट क्या रहेगा बताइए। तो कैसे सोल्व करेंगे? वेरी सिंपल है। सीमाफोर की वैल्यू क्या दे रखी है आपको शुरुआत के अंदर? 10। तो एस की वैल्यू क्या दे रखी है? 10। फिर क्या ऑपरेशन परफॉर्म क्या है? 6p। p का मतलब क्या है? डाउन करना। देखिए ये डाउन करना है ना, ओ सॉरी, p का मतलब क्या है? डाउन करना। इसका मतलब 10 माइनस 6 कर लेंगे, ये आपकी p की वैल्यू है। फिर 4v का मतलब, v का मतलब क्या? अप करना, मतलब इंक्रीज करना, तो इसको हम लिखेंगे +4, ये हो गया आपका v। तो सोल्व कर लीजिए, 10 माइनस 6 आपके पास क्या हो जाएगा? 4 + 4 क्या हो जाएगा? 8। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 8। एक और क्वेश्चन देखिए, आपको s की वैल्यू दी हुई है 7, आपके ऑपरेशन परफॉर्म हुए 20p और 15v, फाइनल एस की वैल्यू क्या रहेगी बताइए। तो एस की वैल्यू कितनी है आपके पास? यहाँ पे 7 है ना। यहाँ देखिए अभी आप, एस की वैल्यू कितनी है अभी यहाँ आपके पास? 7। ऑपरेशन का परफॉर्म हुआ 20p, p का मतलब क्या होता है? माइनस करना, -20 ऊपर लिख लीजिए p + 15v, v का मतलब क्या है? प्लस करना, तो +15 कर दिया। सोल्व कर दीजिए आप, 17 - 20 क्या हो गया? -30, फिर -30 + 15 क्या हो गया? +2। इसका मतलब क्या हो गया? दो जो आपके प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है अभी। इसका मतलब क्या हो गया? 8 जो प्रोसेस अभी कहाँ है? आपके क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लास अगर आपने ली है तो आप काफ़ी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सीखने वाले हैं, है ना। तो इसी तरह से प्यार देते रहिए।
वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना। और टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसकी आपको PDF मिलेगी, वहाँ से आप आराम से लेके पढ़ सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो तो प्लीज़ मेरे से आप पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।